हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई होप दैट एवरीवन इज़ फाइन। मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर में हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम एंड होम, जैसे कि आप देख रहे हो। सो गाइज, यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस वीडियो पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। Now we are going to discuss on the topic of, die from and home. There are 3 different concepts. Okay. So वैसे अगर टॉपिक की बात किया जाए तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम डाई ऑफ, डाई फ्रॉम एंड होम, 3 डिफरेंट वर्ड्स यू कैन से दैट। हालांकि डाई ऑफ और डाई फ्रॉम दोनों ऑफ और फ्रॉम की वजह से डिफरेंट हो गए हैं, नहीं तो डाई वर्ब भी है, नाउन भी है, दोनों सेम ही है। डाई डाई होम डिफरेंट है, लेकिन ऑफ और फ्रॉम की वजह से ये दोनों अब डिफरेंट हो गए हैं। रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो वे है यूज़ करने का, जो तरीका है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो डिफरेंट रहेगा। एंड होम एक नाउन है, यानी कि कोई भी शब्द हो, किसी भी भाषा में कोई भी शब्द है, उसका कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लास ऑफ ग्रामर जरूर होता है। तो होम जो है ये एज ए नाउन, इसको हम कंसिडर करने वाले हैं। ये नाउन है स्टूडेंट्स। क्लास ऑफ ग्रामर की बात करेंगे इसमें तो ये नाउन है। जैसे कि मैंने कहा कि डाई फ्रॉम, डाई ऑफ, दोनों वैसे डाई डाई सेम वर्ब है, लेकिन ऑफ और फ्रॉम की वजह से दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो यूजेस का जो एक वे होता है, वो डिफरेंट हो गया है, यानी कि डिफरेंट वे से हम इनको यूज़ करने वाले हैं। हालांकि रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो दोनों का सेम रहेगा, डाई मीन मरना, ऑलराइट। लेकिन रिजल्ट सेम होने के बावजूद भी दोनों के जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे मैंने आपसे कहा, वो डिफरेंट रहेंगे, ऑलराइट। क्योंकि डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, डाई ऑफ यानी कि किसी बीमारी से मरना, लेकिन डाई फ्रॉम किसी वजह से, यू कैन से दैट किसी कारण से मरना, ये डिफरेंस रहेगा। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा गाइस कि डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, या ऑफ लगाने से मीनिंग चेंज हो गया, फ्रॉम लगाने से डिफरेंट वे में चला गया। हालांकि रिजल्ट दोनों का सेम है, मरना, लेकिन बीमारी से मरना, डिजीज से, या फिर किसी रीज़न वजह से मरना, तो ये ऑफ और फ्रॉम की वजह से चेंज आया है। तो इस प्रोसेस को हम किस प्रकार से यू कैन से दैट कॉल करेंगे, या इस प्रोसेस को हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये किस प्रकार की प्रोसेस है कि प्रपोजिशन लगने से मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है। तो गाइस, इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज, देखिए फ्रेज का अगर हिंदी की बात करें तो इसको पदबंध बोलते हैं, लेकिन इतना डीप जाने का हमको ज़रूरत नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग वहीं तक सही रहती है जहाँ तक वो चीज़ हमें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑलराइट। देखिए लॉजिक हर चीज़ का होता है, वजह हर चीज़ की होती है, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग वहीं तक रखनी है जहाँ तक हमारे यूजेस हैं, ऑलराइट। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। जब फ्रेज का टॉपिक सिखाएंगे तब हम फ्रेज पर डीपली से डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें एक वर्ब, यानी कि सेम वर्ब, डिफरेंट प्रपोजिशन और डिफरेंट मीनिंग। जैसे डाई डाई दोनों सेम वर्ब हैं, लेकिन ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करने से जो मीनिंग में चेंज आ गया। रिजल्ट तो वही है, लेकिन बीमारी से मरना। फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करने से सेम वर्ब है, लेकिन प्रपोजिशन डिफरेंट है, तो मीनिंग में लिटिल बिट डिफरेंट चेंज आ गया, यानी रिजल्ट तो वही है, मरना, लेकिन किसी वजह से मरना। सो ऑफ और फ्रॉम सेम वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन यूज़ करने से मीनिंग में जो चेंज आता है, वही प्रोसेस हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। किसी वर्ब का मीनिंग जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करने के बाद वैसा नहीं रहता है, ऑलराइट। क्योंकि डाई का मीनिंग मरना है, लेकिन ऑफ यूज़ करने से मरना किसी बीमारी से। डाई का मीनिंग मरना, लेकिन फ्रॉम यूज़ करने से मरना किसी वजह से, किसी रीज़न से, ओके। सो आप इसको मैं लिख देता हूँ क्लियरली यहाँ पर। डिजीज एंड रीजन, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी ना समझ पाए, डिजीज रीजन, डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना, एंड डाई फ्रॉम वजह से, रीज़न से मरना। होम एक नाउन है, ये टोटली डिफरेंट इन दोनों से। इसको मैंने इनके साथ कंपेयर किया है, तो इसको साथ में हम यूज़ करेंगे। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने बात किया डाई,
ये एक ऐसा नेचर वाला वर्ब है जिसको हम हैपनिंग बोलते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि कोई भी वर्ब इंग्लिश में है उसके दो ही नेचर होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यू कैन से दैट डूइंग एंड सेकंड हैपनिंग। देयर आर टू नेचर ऑफ अ वर्ब, first doing nature and second happening nature. So what is difference between two natures, doing and happening nature? यानी कि जहाँ सब्जेक्ट डूअर डज समथिंग, यानी कि कर्ता कुछ काम करता है, किसी के लिए काम करता है, किसी पर वो काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं डूइंग नेचर वाली वर्ब। और जहाँ सब्जेक्ट पर ही काम होता है, सब्जेक्ट किसी के लिए काम करता नहीं है, सब्जेक्ट पर ही काम होता है, तो उसको हम हैपनिंग नेचर वाली बोलते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे किल है गाइज, किल डाई पर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो किल एक डूइंग नेचर वाली वर्ब है एंड डाई एक हैपनिंग नेचर वाली वर्ब है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड किल हैज़ इन itself doing nature and die has in itself happening nature? How can you understand it? So please attention, very simple concept is here. For example, we take an example. He killed a tiger. उसने एक टाइगर को मारा, यानी सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। ओके, ही जो है, डूअर जो है, उसने काम किया, उसने मारा, किसको? टाइगर को मारा। तो इसने किसी पर काम किया है, किसी को मारने का काम किया है, तो किल एक डूइंग नेचर वाली वर्ब हुई क्योंकि सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। ओके, लेकिन यदि हम यूज कर रहे हैं अ टाइगर डाइड yesterday, here is totally different. A tiger died yesterday, यानी कि टाइगर ने किसी के लिए कुछ किया नहीं है, टाइगर ने किसी को मारा नहीं है, ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही हुआ है। तो इस प्रकार की वर्ब एक हैपनिंग नेचर की होती है, यानी कि जब सब्जेक्ट कुछ करता है, किसी के लिए कोई काम होता है, जैसे ही किल्ड अ टाइगर, उसने टाइगर को मारा, तो उसने मारने का काम किया है। ओके, तो ये डूइंग नेचर वाला वर्ब हो गया। अब टाइगर ने किसी को मारने का काम नहीं किया, ये काम टाइगर पर ही हुआ है, टाइगर डाइड, ये हैपनिंग नेचर वाली वर्ब है। यानी कि जब कोई भी कार्य का जो, यानी कि जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उस एक्शन का जो रिजल्ट होता है वो वापस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी सब्जेक्ट पर ही वो काम होता है, तो उसको हैपनिंग नेचर वाली वर्ब बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसका अफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट पर काम होता है, तो उसको हम डूइंग नेचर वाली वर्ब बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, जो वर्ब है वो टू नेचर का ही होता है, डूइंग और हैपनिंग। ऑलराइट, गुड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने अभी डिस्कस करने के लिए तैयार किया। सो डाई ऑफ। अब डाई ऑफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी डिजीज की वजह से मारना। ओके, फॉर एग्जाम्पल he died, past indefinite, he died of cancer, यानी कि he is a person, someone else you can say that, he died of cancer, वह कैंसर से मर गया, यानी मरने की वजह नहीं है, मरने की वजह बीमारी है, मरने की वजह कोई कारण नहीं है, रीज़न नहीं है, यहाँ पर बीमारी की वजह से मरा, यहाँ पर ये बीमारी की वजह से इसका डेथ हुआ है। सो कैंसर। ओके, सो ही डाइड ऑफ कैंसर हम यूज़ करेंगे, ही डाइड फ्रॉम कैंसर हम नहीं यूज़ कर सकते। आपने लिखा ही डाइड फ्रॉम कैंसर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फ्रॉम का यूज़ हम वजह, रीज़न में करते हैं, ना कि बीमारी के सेंस में करते हैं। मैनी मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक। ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी कि वो हेजे की वजह से मर गया, तो बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो हम डाइड ऑफ यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ऑलराइट, मैनी मोर एग्जाम्पल्स, ही डाइड, सी डाइड, दे डाइड, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, हम सिंपली इनका यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ही डाइड ऑफ कोरोना। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है जो कि अभी सेकंड वेव इसका चल रहा है। इसका कोई परमानेंट, कोई एक स्थायी कोई इसका सलूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस का। इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं सिर्फ प्रिकॉशन रख के। ओके, अपने आप को इस चीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट रखना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि देखिए बहुत सारी महामारियाँ आई हैं और चली गई, हर एक का सलूशन हुआ है वक्त के हिसाब से, वक्त से पहले कुछ मिलता नहीं है। तो वक्त जब सही रहेगा, सही आएगा, तो इस वायरस का भी सलूशन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, सेफ रखिए और अपने जो रूटीन के वर्क हैं वो आप करते रहिएगा। डोंट वरी टू टेक अबाउट इट एंड बी कम्फर्ट, बी सेफ एंड यू कैन से दैट बी स्ट्रॉन्ग। ओके,
बट वी आर टेकिंग इट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, ही डाइड ऑफ कोरोना, वो कोरोना से मर गया। तो किसी वजह से, बीमारी की वजह से, तो डाई ऑफ हम यूज़ करेंगे बीमारी की सेंस में जब कोई किसी का डेथ होता है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पर, डाई फ्रॉम। देखिए गाइस, डाई फ्रॉम यानी कि रीज़न से मौत होना, किसी वजह से मौत होना। फॉर एग्जाम्पल, they died from thirst, यानी कि उनकी मौत प्यास से होगी, यानी कि प्यासे रहने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो। किस वजह से हुई? देखिए, थर्स्ट कोई बीमारी नहीं है, ये एक रीज़न है, ओके, पानी न मिलना। सो दे डाइड फ्रॉम थर्स्ट, वो प्यास से मर गए। किस वजह से मर गए, किस कारण से मरे? प्यास के मारे। ओके, मैनी मोर एग्जाम्पल्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड you need to get properly it the clarity of concept. It's very important thing to know. Okay, so many more examples. They died from hunger. अब हंगर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, भूख से मरना, यानी कि उनको खाना नहीं मिला टाइम पर, यू कैन से दैट अकाल पड़ने की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया और वो ऐसी जगह पर थे जहाँ पर उनको कुछ मिल नहीं रहा था खाने पीने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जिससे वो भूख की वजह से मर गए। ओके, तो हिस्ट्री में मेंशन है, कई जगह है कि अकाल काफ़ी ख़तरनाक होता है। देखिए, बाढ़ आती है, सूखा आता है, एक्चुअली ख़तरनाक दोनों ही चीज़ें हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी बढ़ जाता है तो भी इंसान भूखा ही मरता है, क्योंकि वो चीज़ें रहती नहीं हैं, और अगर अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो इंसान की मौत हो जाती है कुछ समय के बाद। सो दे डाइड फ्रॉम हंगर, वे भूख से मर गए। तो भूख से मरना कोई बीमारी नहीं है, ये रीज़न है, वजह है। तो आपको डाइड फ्रॉम यूज़ करना है जब मरने की कोई वजह होती है, किसी कारण से मरता है, डाई फ्रॉम यूज़ करना है। ओके गाइज, सो ये एक डिफरेंस है, आपको समझना है, ये बहुत ही डीपली समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफ और फ्रॉम से एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, वजह बदल रही है। ओके, रिजल्ट सेम है, मरना यानी ओके डेथ होना, लेकिन वजह से, बीमारी से यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमने अभी वहाँ पर राइट किया था स्टार्टिंग में, कि होम एज ए नाउन हम इसको कंसिडर करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जो डाई वर्ब है स्टूडेंट्स, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। डाई यदि नाउन है स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग होता है ठप्पा। ऑलराइट, यानी कि हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सेफ देने के लिए डाई बनाते हैं उसकी, तो एज ए नाउन उसको हम ठप्पा कहेंगे। और यदि हम इसको एज ए वर्ब कंसिडर करते हैं तो आपके सामने रहा ही है, डाई मीन्स मरना होता है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी था कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट में काम कर सकता है, डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रामर हो सकते हैं। सो डाई की यहाँ पर 2 क्लास ऑफ ग्रामर हैं। फर्स्ट एज ए नाउन वी कंसिडर इट, एंड सेकंड एज ए वर्ब वी कंसिडर इट। ओके, वेल डन। सो देखते हैं अभी होम से रिलेट कुछ एग्जाम्पल्स। होम एज ए नाउन, इसको हम कंसिडर करते हैं। अब देखिएगा, होम एक ऐसा डिफरेंट नाउन है, क्लास ऑफ ग्रामर की बात करें तो ये नाउन है। एज एन ऑब्जेक्ट यदि हम इसको पाते हैं गाइस, तो इससे पहले हम कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, नॉट एनी प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर होम। होम से पहले कोई प्रपोजिशन गाइज यूज़ नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अक्सर जो राइटिंग, रीडिंग, यू कैन से दैट इज स्पीकिंग वे में अक्सर यूज़ करते हैं, होम से पहले प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव लेवल का या फिर डीपली नॉलेज गेन करना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर का, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर होम नॉट एनी प्रपोजिशन इज यूज्ड। इज इट ओके? वेल डन। देखिएगा, यदि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स होते हैं, यदि वो वर्ब हमको होम से पहले मिलती है, तो उन वर्ब्स और होम के बीच कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता। तो हम मेंशन कर लेते हैं वो वर्ब कौन है। ब्रिंग, गो, गेट, अराइव और रीच। मेनली 1 2 3 4 5, मेनली 5 वर्ब्स। यदि होम से पहले हमको इनमें से कोई भी वर्ब मिलती है, देन हम कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करने वाले हैं। ब्रिंग का मतलब लाना होता है, गो मतलब जाना होता है, गेट का मतलब प्राप्त करना, समझना। गेट के बहुत सारे मीनिंग है, ये इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अराइव का मतलब आना होता है या पहुंचना बोल सकते हो।
और रीच का मतलब पहुंचना होता है। ओके, वेरी सिंपल वर्ब है गाइस, आई थिंक दैट यू नो। हिंदी आप सभी जानते होंगे, फिर भी मेरी तरफ से बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम। अब वेंट गो का सेकंड फॉर्म और होम एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। वैसे जाने के सेंस में टू प्रपोजिशन लगाते हैं, लेकिन वेंट गो, वेंट गोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकती है गो की। यदि ऑब्जेक्ट होम है तो फिर हम कोई वर्ब यूज़ नहीं करने वाले। ऑलराइट, तो यहाँ प्रपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई वेंट इन, वेंट टू, वेंट एट, कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। ओके, मैनी मोर एग्जाम्पल्स। We arrived home. Most of the time, most of the students use at before home. ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स यदि आपने at यूज़ किया या फिर आपने in यूज़ किया, to यूज़ किया। It means I want to say that not any preposition is used before home. कोई preposition यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा दिमाग हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियरली हमको बोल रहा है कि यदि होम से पहले इनमें से कोई भी वर्ब है तो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन टेक इट हियर। सो दे अराइव्ड होम, हमारा ऑब्जेक्टिव केस होम ही होना चाहिए यहाँ पर। उससे पहले अगर ये वर्ब है तो प्रपोजिशन कोई यूज़ होती नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हो, हमको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए एक्सेप्शनल केस हर चीज़ का होता है, तो हम होम से पहले प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन है गाइस, वो कंडीशन फॉलो करनी होती है। लेकिन वहाँ कोई ध्यान रखना है कि अराइव और रीच ये वर्ब नहीं होनी चाहिए। बिसाइड्स दीज टू वर्ब्स यू फाइंड ब्रिंग, गो, गेट, देन आप यूज़ कर सकते हो ओनली टू प्रपोजिशन। टू प्रपोजिशन। यदि स्टूडेंट्स होम से पहले अराइव और रीच वर्ब नहीं है, देन आप टू यूज़ कर सकते हो। वो भी किस कंडीशन में? जब टू को लगाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि टू और होम के बीच पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि समझने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, हम होम से पहले ओनली टू प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। वो भी किस कंडीशन में? जब हमारे पास होम से पहले अराइव और रीच वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी हो सकती है? या तो गो, ब्रिंग, गेट। देन हम टू यूज़ कर सकते हैं, वो फिर एक और कंडीशन बेस्ड है, टू और होम के बीच पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर सिंपली बात करें हम, होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले टू आ सकता है यदि वर्ब अराइव रीच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। I went blank his home। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन गाइज यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे होता है। अब समझने वाली बात यह है कि आई का पॉजेसिव जो एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं वो माई होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर होता है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूअर होता है, एंड ही, सी, इट एंड दे। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। तो इनमें से यदि कोई भी वर्ड यू कैन से पॉजेसिव एडजेक्टिव होम से पहले है, देन हम टू यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हिज देखिए, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो अब होम उससे पहले हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हम यहाँ टू यूज़ कर सकते हैं। आई वेंट टू हिज होम इज राइट। सी हैज़ गॉन टू हिज होम। सी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, टू हिज होम, उसके घर। अब होम से पहले ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ माई हो सकता है, सी हैज़ गॉन टू माई होम, सी हैज़ गॉन टू देयर होम, सी हैज़ गॉन टू योर होम। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, देन आप टू यूज़ कर सकते हो। ओनली टू, कंडीशन है कि सिर्फ टू आएगा। एक सेकंड कंडीशन ये होता है कि यदि आपको पॉजेसिव केस मिलता है,
पॉजेसिव केस, केस यानी कि कारक होता है। और यहाँ पर एक केस को यूज़ करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि यदि हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग, देन हम एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करते हैं। हिंदी इसका होता है का, के, की। ये जो टॉपिक है नाउन का टॉपिक, नाउन, नंबर, जेंडर एंड नाउन केस, वहाँ पर केस का टॉपिक बहुत एक आसानी के साथ आपको समझाया जाएगा, लेकिन एक डिफरेंट वीडियोस पर रहेगा। अभी हम जितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए उतना ही सीख रहे हैं। सो लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, यानी पॉजेसिव केस का मतलब होता है कि पोजेशन करना, ऑनरशिप दिखाना कि दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। तो माई भी पॉजेसिव है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम पॉजेसिव केस की बात कर रहे हैं। तो एपोस्ट्रोफे एस। यदि नॉन लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं ऑफ। ऑफ का हिंदी भी का, के, की होता है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ही वेंट ब्लैंक राम्स होम। अब देखिए राम, अब लिविंग है, नेम ऑफ पर्सन, तो राम का घर, किसका घर? राम का घर। तो जब लिविंग होता है तो हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और हिंदी का, के, की बनता है। तो इस सेंस में हम यहाँ टू यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो हम टू यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि एपोस्ट्रोफे एस यानी पॉजेसिव केस यदि है तो उससे पहले हम टू यूज़ कर सकते हैं। अब लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाएंगे, हिंदी का, के, की वही रहेगी। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ लगाकर पॉजेसिव केस बनाएंगे, हिंदी वही का, के, की रहेगी। ही वेंट, वह वही रहेंगे सेम। ही वेंट, वह गया। राम्स होम, राम के घर। अब किसका घर है? राम का घर है। तो ये जो एक रिलेशन दिखा रहा है, एक पॉजेसिव केस यानी कि एक उसका घर से जो घर को लेकर काफ़ी पॉजेसिव है, एक ऑनरशिप की जो इसमें भावना दिखाई जा रही है, क्वालिटी दिखाई जा रही है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो राम्स होम, तो यहाँ हम टू यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑलराइट, अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वहाँ हम ऑफ यूज़ करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल्स बुक्स पेज। अब अगर हम बुक्स पेज लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा, किताब के पेज, क्योंकि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम रॉन्ग कंसिडर करते हैं। हमें लिखना होगा द पेज ऑफ बुक, किताब के पेज। ओके, सो एक टॉपिक है अलग से, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो हमें यहाँ समझना जो चीज़ थी हमको समझ आ रही है, आई थिंक दैट, कि हम पॉजेसिव केस की सेंस में टू प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं होम से पहले। ही वेंट टू राम्स होम। एग्जाम्पल आप चाहे कितने ही बना लीजिएगा गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल एक आध और ले लेते हैं। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गो, जाने का, टू मोहित्स होम। अब देखिएगा होम से पहले मोहित्स होम, मोहित का घर, मोहित एपोस्ट्रोफे एस। जब किसी भी नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, नाउन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफे एस है, नॉन लिविंग है तो ऑफ आ जाएगा। तो उससे पहले हम टू यूज़ करेंगे। होम से पहले पॉजेसिव केस और वर्ब हमारी वही होनी चाहिए, गो। डिसाइडेड ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ जो इन्फिनिटिव है वो गो वर्ब है। सो ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच। सो वहाँ हम फिर टू यूज़ करेंगे, ओनली टू। इस कॉन्सेप्ट में, इस कंडीशन में हम टू यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा होम का कॉन्सेप्ट। आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ले सकते हो, डेफिनेटली मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।